जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए यूपीएससी 2025 जो 25 मई को प्रीलिम्स होने वाला है उसको टारगेट करते हुए जीएस फाउंडेशन एक कोर्स लेकर के आया है, जिसमें हम आपसे जीएस के लगभग सभी पोर्शन पर चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास करेंगे और आपको एक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट को कितनी सरल भाषा में और कितने अच्छे से रिवाइज किया जा सकता है, जिसमें अब तक हमने आपसे जीएस की 2 क्लासेस पर मैंने आपसे चर्चा कर ली है, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री। ये हिस्ट्री या क्लास नंबर 2 है। हिस्ट्री में हम आपसे वो दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हिस्ट्री एक वास्ट और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और इसको आसानी भाषा में कैसे समझा जा सके। मैं आपको बताना चाहता कि यह क्लास एनसीईआरटी प्लस एडवांस है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, ये जो क्लास है, ये जो क्लास आप कवर करवा रहे हैं, ये क्या है, ये कौन सी एनसीईआरटी है, कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है, कौन सी बुक है। प्यारे बच्चे, ये एक पीपीटी है और ये एनसीईआरटी प्लस एडवांस को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। इट्स क्लियर या नो? अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, हम आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। इस क्लासेस के माध्यम से हम आगे जो शब्दावली है उस पर आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लासेस में मैंने उपनिवेशवाद का जो तृतीय चरण था, जिसको वित्त चरण कहते हैं, जो वर्ष 1858 के पश्चात का चरण माना जाता है, उस पर मैंने आपसे चर्चा का बिंदु बना लिया था। हमने देखा कि 1757 से 1813 तक जो ब्रिटिश औपनिवेशिक ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटो था वो महत्वपूर्ण था कि अधिक से अधिक राजस्व को, भू राजस्व को एकत्रित करना और भारतीय व्यापारिक जो गतिविधि हैं, जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें निवेश करना और अपने प्रॉफिट को आगे बढ़ाना। 1813 से 1856 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटो रहा वो भारत को एक मंडी के रूप में तब्दील करना था, जिसमें तैयार माल का आयात करना और कच्चे माल का निर्यात करना। वहीं वित्त चरण जो कि 1858 के पश्चात का आता है, इसमें मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किया था कि इसका महत्वपूर्ण जो मोटो था, भारत को ब्रिटिश पूंजी में निवेश के लिए खोलना और 1857 जैसे विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना, और इन सब के अलावा अन्य औद्योगिक शक्तियों की चुनौतियों को देखते हुए भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना। चूंकि आप सभी वाकिफ हैं, 1858 के भारत शासन अधिनियम के पश्चात भारत से पूर्णतः रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं और भारत ब्रिटेन की संसद के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आ जाता है। उस पर जो शक्ति ब्रिटेन की संसद की हो जाती है। इट्स क्लियर है ना?
वहीं इसमें जो नेक्स्ट डायमेंशन आता है वह आता है आपका भारतीय राष्ट्रवाद। सर ये भारतीय राष्ट्रवाद क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद को आप 3 भागों में बांटने का प्रयास करोगे, जिसमें पहला आता है अध-राष्ट्रीयवादी आंदोलन। वह आंदोलन जो खास तौर पर 19वीं सदी के जनजातीय और किसान आंदोलन के रूप में आपको प्रतीत होते हैं। ये वही आंदोलन है जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़ के विभिन्न आंदोलनों में पार्टिसिपेट करते हैं। ये वही किसान हैं। (1857) का महाविद्रोह, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसको सैन्य विद्रोह कहता है, तो कोई इसको किसान आंदोलन कहता है, तो कोई निर्जातीय जनजातीय आंदोलन, तो कोई इसको छात्र आंदोलन, तो कोई इसको रजवाड़ों का आंदोलन, तो कोई इसको भारतीय किसानों का आंदोलन कहते हैं। कोई इसको 1857 की क्रांति का नाम देता है। लेकिन 1857 के महाविद्रोह की भी अपनी सीमाएं रही हैं, वो हम विस्तार पूर्वक आगे आपसे चर्चा करेंगे। आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन में आपको खासतौर पर 19वीं सदी का समाज में धर्म सुधार आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। उसमें महत्वपूर्ण आता है पश्चातवादी तत्व और परंपरागतवादी तत्व। पश्चातवादी जो यूरोप की नीतियों को, ब्रिटेन की नीतियों को फॉलो करने का प्रयास करता है, जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी सिस्टम को फॉलो करती हुई भारतीय समाज और सोसाइटी में सुधार करने का प्रयास करता है। जो परंपरावादी तत्व है वह कांग्रेस का एक उग्रवादी चरण के रूप में माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना तेजपाल संस्कृत कॉलेज महाराष्ट्र मुंबई में, आप सभी वाकिफ हैं, 1885 को हुई थी। 1885 से 1905 तक कांग्रेस में जो वर्चस्व रहा वो नरमपंथियों का रहा। वह पश्चातवादी, आप देखोगे, दृष्टिकोण को देखने वाले या रखने वाले व्यक्तियों का ज्यादा रहा। वहीं 1905 जब आपको पहला स्वदेशी आंदोलन दिखता है, बंगवंग आंदोलन दिखता है, बंगाल का विभाजन होता है, वो जो आपको आंदोलन दिखता है, उसके पश्चात आपको उग्रवादी चरण आपको दिखाई देगा, जिसमें गरमपंथ की स्थापना आपको दिखेगी। कांग्रेस का 1907 में आप देखोगे विभाजन हो जाएगा, एक तरफ नरम दल तो एक तरफ गरम दल। गांधी जी का आगमन होता है, और गांधी जी का आगमन 1915 में होता है। स्टूडेंट्स, गांधी जी गरमपंथ और नरमपंथ, किसान, जनजाति, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, सभी को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। वो एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। परंतु भारतीय राष्ट्रवाद को जना आधार मिला, और किंतु उसको स्वर सवर्ण ही बना रहा।
उसमें जो स्वर था वो स्वर्ण वर्ण ही बना रहा। राष्ट्रीय आंदोलन का जो सवर्ण आधार कमजोर हुआ, उसके पश्चात इसका जो स्वरूप था वो अधिक समावेशी होता चला गया। आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में कई ऐसे जाति आंदोलनों का विकास होता है। बाबा बालेंकर, पेरियार रायकर, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, ये वह जातीय आंदोलन बहे जिन्होंने खासतौर पर दरिद्र और दबे कुचले शूद्र कम्युनिटी और आप देखोगे दलितों के उत्थान और महिलाओं के उत्थान की बात की। कई ऐसे नेता हुए जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसमें श्री नारायण गुरु भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1920 और 1930 के दशक में समाजवाद और साम्यवादी आंदोलनों की भूमिका आपको मिलेगी, जिसमें खास तौर पे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो भगत सिंह इसका एक सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं। भगत सिंह समाजवाद और साम्यवादी आंदोलन की भूमिका को रेखांकित करने का कंटिन्यूअसली प्रयास किए हैं। जब आप पॉलिटी में प्रस्तावना पढ़ोगे तो वहां पर समाजवाद शब्द पढ़ोगे। उसी समाजवाद में आपको दो तरीके का समाजवाद देखने के लिए मिलेगा, एक आधुनिक समाजवाद, एक साम्यवादी समाजवाद, और एक वहां पर आपको अंबेडकर का समाजवाद, नेहरू का समाजवाद और भगत सिंह का समाजवाद और महात्मा गांधी का समाजवाद पढ़ने का मौका मिलता है। इसमें भगत सिंह के समाजवाद की मैं यहां पर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। भगत सिंह समाजवादी दृष्टिकोण से इस बात को रेखांकित करते हैं और कहते हैं कि जब भारत देश आज़ाद हो, हमें आज़ादी मिले, अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासनकाल का पतन हो, तो पूर्ण रूप से भारत पर जो सत्ता हो वो भारतीय सरकार की हो। भारत के संसाधनों पर और संपत्ति पर आप देखोगे सरकार का वर्चस्व हो। लोगों ने कहा वाई? उन्होंने इसका बड़े अच्छे से आंसर दिया, क्योंकि भारत में जो संसाधनों का वितरण है वो आप देखोगे समान नहीं है। कोई भारत के अंदर इतना अमीर बन बैठा है तो कोई कितना गरीब बन बैठा है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको मिलेगा कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो 552 देशी रियासतें थी। कितनी थी? आई थिंक 552 देशी रियासतें थी। ठीक है, अब आप जरा देखिएगा, ये 552 देशी रियासतें, इसमें जो राजा होगा एक देशी रियासत का, तो उस पर भूमि का वर्चस्व उस पर ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। उस प्रांत ने, वहां के रजवाड़े ने, वहां के शासक ने, वहां के राजा ने, वहां के बादशाह ने वहां के लोगों को गुलाम भी बना करके रखा होगा। और वो सारी जीते जागते उदाहरण उस समय दिख भी रहे थे। तो भगत सिंह का जो समाजवाद था वो खास तौर पर साम्यवादी समाजवाद की तरफ रेखांकित करते हैं कि समाज का वर्चस्व होना चाहिए, सभी भौतिक जो संसाधन हैं उन पर आप देखोगे सोसाइटी का होना चाहिए, सरकार उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, वितरण करे सबका, सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने इस बात को एक टाइम लिमिट सीमा के अंतर्गत रखा। वो कहते हैं कि ये ज़्यादा नहीं, मात्र 20 से 30 वर्ष होना चाहिए। उन्होंने इस समाजवाद को, भगत सिंह ने 20 से 30 वर्ष तक कहा कि बस इतना होना चाहिए।
क्योंकि इतने में जो पीछे छूटे हैं, जो दरिद्र हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, मार्जिनल हैं, जिनको समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से वो उच्च दर्जा नहीं दिया गया है, वो भी आगे आ सके, उनका ये महत्वपूर्ण और मूलभूत बिंदु था। भारतीय राष्ट्रवाद पहले की तुलना में कहीं अधिक आप देखोगे समावेशी हो गया, क्योंकि किसानों के साथ साथ श्रमिकों की भागीदारी बढ़ती चली जाएगी। कब? 1920 से 1930 तक। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेंस का क्वेश्चन, बच्चे लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक ओरिएंट क्लास है, इसमें हम कुछ की और टर्मोलॉजी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर हम एक दृष्टिकोण आपका विकसित कर रहे हैं इन 2 से 3 क्लास में, कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का नज़रिया और दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ताकि आप उसको पूर्ण रूप से समझ सकें और पूर्ण रूप से उस पर अपना एनालिसिस और अपना एक मिशन कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा बच्चे। क्वेश्चन है, क्या भारतीय राष्ट्रवाद समावेशी राष्ट्रवाद का उदाहरण है? स्पष्ट कीजिए, लिख लीजिएगा, क्या भारतीय राष्ट्रवाद समावेशी राष्ट्रवाद का उदाहरण है? स्पष्ट कीजिए। आपको लिखना है 150 शब्द। कितने शब्दों में लिखना है? 150 शब्दों में आपको लिख देना है, ठीक है? तो इसको लिखिएगा, लिख के आप पुनः उसको 2 बार पढ़िएगा, ठीक है? तो आप पाओगे खुद, जब आप खुद देखो, खुद से खुद का मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता। हाँ, वो चीज़ है कि सर चीज़ें होते होते होती हैं। बच्चे, जो आज आप आंसर लिख रहे हैं, जो भी आप आज आंसर लिख रहे हैं, और आज से 1 महीने पश्चात आप उस आंसर को देखोगे तो कहोगे ये मैंने लिखा है। बहुत अंतर होता है, चेंजेस हो जाते हैं, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है, हम जो देखते हैं वो अलग ही दृष्टिकोण हमारा विकसित हो जाता है। एक और इसमें पॉइंट आता है कि स्वतंत्रोत्तर जो भारत है, स्वतंत्रोत्तर भारत देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के जंगल से आज़ाद होता है। ब्रिटेन औपनिवेशिक शासन काल का अंत होता है और भारत देश स्वतंत्र होता है। लेकिन इसके पश्चात भी भारत में आपको विभिन्न चुनौतियां दिखेंगी, विभिन्न चुनौतियां दिखेंगी। उन चुनौतियों का कैसे समाधान किया जा सके, उस पर बहुत ही रिस्की और बहुत ज़्यादा बहस भारतीय संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होती है। वो मैं संविधान वाली क्लासेस में आपसे चर्चा करूंगा। देखो, अब यहाँ पर इतिहास कैसे लिंकिंग है और कैसे, मैं कहता हूँ ना, इंटरलिंकिंग कैसे कर सकते हो, जरा समझना। एक बच्चे ने पॉलिटी की क्लास में, जो ही है आपकी एक ओरिएंट क्लास हुई है, उसमें कुछ शब्दावली पर मैंने आपसे चर्चा की, तो एक बच्चे का कमेंट्स आया कि सर भारत में, उसने बहुत बड़ा कमेंट्स लिखा, कई तथ्य लिखे संघात्मक सरकार के, एकात्मक सरकार के, और फिर उन्हीं स्टूडेंट्स का ये था कि सर भारत में सिंगल सिटीजनशिप, मतलब कि एकल नागरिकता क्यों? कन्फ्यूज है, क्लियर कीजिए। बच्चे देखो, यहां पर उसको कनेक्ट कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहां पर मिल जाएगा। भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी के पश्चात हमारे सामने इतनी चुनौतियाँ थी हमारे सामने, का मतलब कि जो उस समय के व्यक्ति थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनके सामने विभिन्न प्रकार की
चुनौतियां थी। उसमें एक बड़ी चुनौती थी नागरिकता, उसमें एक बड़ी चुनौती थी कि राज्यों का एकीकरण, उसमें एक बड़ी चुनौती थी भाषाओं का, उसमें एक बड़ी चुनौती थी निर्जातीयता, उसमें एक बड़ी चुनौती थी अमीरी और गरीबी, उसमें एक बड़ी चुनौती थी सामाजिक स्टेटस जिसमें छुआछूत जो एक हायरार्की सोसाइटी के अंदर है, उसमें एक बड़ी चुनौती थी कि भारत के अंदर हो रही अशांति, उसमें एक बड़ी चुनौती थी कि भारत का विभिन्न टुकड़ों में विभाजित होना, एक उसमें बड़ी चुनौती थी कई ऐसे रजवाड़े अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे। आज भारतीय संसद में बैठकर बोलना और उस समय के राजनेताओं का मूल्यांकन करना मुझे लगता है कि बड़ा ही हास्यास्पद हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज के पॉलिटिशियन और उस समय के पॉलिटिशियन ने बड़ा ही डिफरेंट है, बहुत अंतर है। शायद अगर आज के पॉलिटिशियन उस समय पैदा हुआ होते तो मुझे लगता है कि जितना आज हो रहा है इतना भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उन चुनौतियों को फेस करना होता है जो हमारे समक्ष होती हैं, और उस समय बहुत चुनौती थी। हमने इसलिए सिंगल सिटीजनशिप को एक्सेप्ट किया प्यारे बच्चे, क्योंकि हमें फिर से भारत का विभाजन नहीं चाहिए था। हम नहीं चाहते थे कि हम में पुनः फूट डले, हम नहीं चाहते थे कि हम में पुनः फूट डले और राजकरों की नीति को कोई फॉलो करे और छोटे छोटे राजा रजवाड़े फिर से स्वतंत्र रहें और ये फिर से आपस में लड़ें और भारी शक्तियां फिर से हम पे कब्जा कर लें। हम ये चाहते थे, हम ये चाहते थे कि एकीकरण हो, अब एक संसद हो, एक सत्ता हो, संविधान हो और उसके अनुकूल सभी काम करें। हम ये चाहते थे और ये चाहा और इस पर अमल भी हम रहे। इट्स क्लियर है ना? हमने ये चाहा और इस पर भी हम अमल रहे। तो प्यारे बच्चे, इसलिए हमने एकात्मकता की तरफ गए और क्योंकि भारत आप देखोगे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत में राज्यों का सहमति का परिणाम नहीं है कि ये सहमत हो गए, बल्कि इसमें जनमत संग्रह हुआ है, इसमें वोट डला है, इसमें सहमति व्यक्त नहीं की गई है कि ऐसे चलो। तो बच्चे, भारत में इसलिए सिंगल सिटीजनशिप है। आपको डोमिसाइल मिलेगा एक का कि आप अगर महाराष्ट्र के हैं तो डोमिसाइल कहाँ की है? महाराष्ट्र की, लेकिन सिटीजनशिप कहाँ की है? इंडिया की। तो जब स्वतंत्र भारत हुआ तो उस समय हमारे पास में समक्ष कई ऐसी चुनौतियां थी हमारे सामने, उनसे हमें लड़ना था, अपने देश को सींचना था, एक ऐसा विकसित, एक ऐसा राष्ट्र बनाना था, एक ऐसा देश बनाना था जिसके सामने समक्ष बहुत चुनौतियां थी। खाद्यान्न की चुनौती हमारे सामने थी। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत एवं राष्ट्र का निर्माण, मतलब कि हमें ब्रिटेन से विरासत में क्या मिला उसको जरा समझना है। हमें ब्रिटेन से विरासत में क्या मिला उसको भी जरा समझना है। मेरे माइंड में एक पॉइंट्स क्लिक किया बच्चे कि विरासत जरा समझना। जब भारत को अंग्रेज छोड़ के गए थे और जब भारत में अंग्रेज आए थे, दोनों में भारत की स्थिति डिफरेंट थी। अंग्रेज जब भारत में आए थे उस समय एशिया का योगदान विश्व भर में आप देखोगे 55% हुआ करता था जीडीपी में, ऐसे व्यापारिक गतिविधियों में इतना विश्व में होता था एशिया का। और इसमें भी दो राष्ट्र थे, इसमें एक होता था आपका चाइना और एक था इंडिया। चाइना का था इसमें 31% और इंडिया का था 24%। 24% इंडिया का योगदान उस समय की व्यापारिक गतिविधियों में होता था। जब अंग्रेज कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1400 के आसपास 98 में सॉरी, और जब अंग्रेज यहां से गए तो जरा समझना, उस समय 3% भारत का व्यापारिक योगदान था बच्चे, जरा समझना। मतलब कि उन्होंने 21% हमें घाटा देंगे आर्थिक स्थिति में, जरा समझिएगा। जिसको आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भारत में विकसित की और मैकाले एजुकेशन सिस्टम को लेकर के आया। आप पढ़ते हैं कि नहीं? मैकाले एजुकेशन शिक्षा पद्धति आप पढ़ते हैं कि नहीं? शिक्षा पद्धति जो मैकाले की है,
पढ़ते हैं कि नहीं? उसका एक मोटो था कि मैं भारत के लोगों को अंग्रेज बनाऊंगा और सबको अंग्रेजी सिखाऊंगा और सबको मैं शिक्षित करूंगा। मैं आपको बता दूं कि उस समय जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो 95% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको बरखा याद नहीं थी, कै खे घे घे मैं ये याद नहीं थे। जो आप देखोगे अनपढ़ थे, जो अंगूठा छाप थे, जो अपना सिग्नेचर नहीं कर सकते थे, 95% जनसंख्या ऐसी थी और 5% ही जनसंख्या वो थी जो नेतृत्व कर रही थी, पढ़ी लिखी थी। ये भी जरा समझना, ये वो चिंता के विषय हैं। मतलब कि ये साफ साफ व्यक्त होता है कि अंग्रेजों ने हमें कितनी बुरी तरीके से लूटा है। और मैं तो आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि जीवन में जब भी आपको मौका मिले बाहर जाने का तो एक बार यूरोप आवश्यक जाइएगा। प्यारे बच्चे, आपने इतिहास को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी विजिट करूंगा यूरोप, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि हमारे देश से जो वो लूट करके लेके गए हैं, जो वो अंग्रेज, जो वो यूरोप जिसको एक समय में 1500, आप देखोगे शताब्दी में, 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में जहाँ पर लोग भूखे मर रहे थे, फ्रांस की क्रांति, उनको ब्रेड खाने तक के पैसे नहीं थे। जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप देखोगे तो आप कहोगे वास्तविकताएं तो कुछ अलग हैं। वो लोग जिनको खाने के लाले पड़ रहे थे, आज उनकी स्थिति ऐसी कैसे हो गई, आप जरा समझिएगा। कुछ लोगों के पास में रहता है, मैं बात करता हूँ कई अपने ऐसे मित्रगण से, तो वो बताते हैं कि सर इसमें एक बड़ा रीज़न ये भी तो है कि यूरोप विकसित इसलिए हुआ कि उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो मैं हंसता हूँ, मुझे हंसी आती है, और उस हंसने का कारण ये है स्टूडेंट्स कि आप मशीन बना लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मशीन बनाइए। मान लीजिए आपने मशीन बनाया, मैं कहूँ मशीन आपने बनाया और उसको चलाने के लिए या उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मशीन किस काम का, खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तो वही चीज़ थी। अब उनके पास में भारत एक ऐसा मार्केट था जो यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था, कपड़े, ऊन, कच्चा माल यहाँ से लेकर के जा रहे थे, तो कई चीज़ें थी। आइए मैं इस पर लेकर चलता हूँ कि ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत और राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, जरा इस चीज़ को आप समझिएगा। पहला पॉइंट इसमें आता है विभाजन। 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 जब भारत देश आज़ाद हुआ तो हमारी दोनों आंखें नम थी। एक में खुशी के आंसू थे तो एक में दुखी के आंसू थे। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस समय भारत में लगभग 5 से 6 लाख लोग मारा गया था। कितना? 5 से 6 लाख लोग मारे गए थे, इधर से उधर हुए थे। बहुत बड़ी आबादी भारत की उस समय आप देखोगे हिंदू मुस्लिमों में बढ़ चुकी थी और बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति हुई थी, और 5 से 6 लाख लोगों की स्थिति बहुत बदतर हो गई थी। उस समय विभाजन हुआ। भारत अब ऐसी स्थिति में जो देसी रजवाड़े थे उनको भी एक मौका मिल गया कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, और जिसमें हैदराबाद का निज़ाम अपनी दिखा रहा था, जूनागढ़ का नवाब अपनी दिखा रहा था, और इसके साथ साथ आप देखोगे जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह अपना दिखा रहे थे। सबने अलग अलग, कोई पाकिस्तान में, ये तो वो क्षेत्र हैं जो खासतौर पर आपको इतिहास के पन्नों में मिलते हैं, परंतु जब आप डेप्थ में इब्राहिम हबीब को आप पढ़ते हैं, मार्टिन लूथर की कई किताबें हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे वो भी इतिहास के बारे में कुछ चर्चाएं करती हैं। तो जब आप ऐसी डेप्थ एनालिसिस, जो स्पेसिफिक आप देखोगे बुक्स हैं, ऐसी डिक्शनरी हैं जहां पर आपको बड़े डेप्थ में पढ़ने का मौका मिलता है, तो वहां पर अगर आप देखोगे उस समय स्थिति बहुत बदतर थी कि कई ऐसे यूरोपीय क्षेत्र थे भारत में जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें गोवा एक उदाहरण है। पुर्तगालियों ने मना कर दिया गोवा पर, लेकिन 1787 में गोवा 61 में आज़ाद हुआ, 87 में पूर्ण रूप से एक राज्य बना, 61 में हमने उसको छुड़ा लिया, युद्ध चलाया।
ऐसे कई थे साउथ में, कई ऐसे छोटे बड़े पोर्ट वाले रीजन थे जो आप कह रहे थे कि फ्रांसीसी कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, वहां के लोग क्योंकि वो सता तो नहीं रहे थे लेकिन वो कब्जा कहे बनाए हुए थे अपना उन क्षेत्रों में। तो कई चीजें वहां पर आपको, ये पॉलिटी में मैं आपसे चर्चा करूंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा। हिंसा और दंगे, भारत की राजनीतिक और विदेश नीति पर इसका प्रभाव किस तरीके से देखने के लिए आपको मिलेगा। देशी रियासतों का विलय और राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि लगभग 250-300 वर्ष तक अंग्रेज शासन कर गए, उपनिवेश का शासन रह गया, फिर भी देशी रियासतें बनी हुई। तो अब ये चंद दिनों में कैसे आप देखोगे इनको मिलाया जा सके और राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सके। आज तो आप कह देते हैं कि सरकार ने XYZ काम कर दिया, समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल लेकर आगे, बोल बिल लेकर के आगे, बड़ी चुनौती है ये। आप जरा देखिएगा वर्ष 2019 में, मैं आपको थोड़ा तरोताजा करना चाहता, 2019 में जब जम्मू कश्मीर के विलय की बात की गई, हालांकि वो भारत का ही राज्य है, जब जम्मू कश्मीर को क्लैरिफाई किया गया, जो उसको विशेष अधिकार थे वो खत्म किए गए, 370 जो धारा थी उसमें अमेंडमेंट किया गया, 31 में अमेंडमेंट किया गया, 35 में कुछ उसको राइट दे के रखे थे वो अमेंडमेंट किए गए, तो उसमें ही आप देखोगे इतना बवाल देश के अंदर हुआ, इतना बवाल हुआ। अब जरा लगाइए आप 500 प्लस 550 प्लस देशी रियासतें, तो कैसे मैनेज करोगे आप, कितना बड़ा प्रेशर है आपके सर के ऊपर। आप देश के प्राइम मिनिस्टर बनोगे, राष्ट्रपति बनोगे, लॉ मिनिस्टर बनोगे, कैबिनेट मिनिस्ट्री में आप जाओगे, एजुकेशन मिनिस्टर बनोगे, मतलब कि जहां पर लगभग आप देखोगे 20,000 के आसपास लैंग्वेजेस यहां पर बोली जाती हों। आज भी भारत में आप देखोगे 2024 का डाटा बता रहे हैं कि यूनेस्को का डाटा है, यूनेस्को की एक संस्था है वो निकालती है इसको, तो लगभग 19,500 भाषाएं आज भी भारत में बोली जाती हैं। कितनी बच्ची? 19,500 भाषाएं आज भी भारत में बोली जाती हैं और प्रति वर्ष एक भाषा भारत से विलुप्त हो जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि एक नए संविधान के माध्यम से एक औपचारिक समाज का प्रजातांत्रिक समाज के रूप में रूपांतरण करना है। हमें एक ऐसा संविधान बनाना है जो औपचारिक रूप से समाज के प्रजातांत्रिक समाज के रूप में हो, जो औपचारिक औपनिवेशिक जो समाज है जिस पर ब्रिटेन की सत्ता स्थापित थी और उन व्यक्तियों की जो 250-300 वर्षों में जो आइडियोलॉजी हुई है विकसित, उसको कैसे तोड़ना है और कैसे बताना है कि आप तो बेसिकली यहाँ के राजा हैं, परंतु जो जिसको आप गुलाम समझते हैं, जो आपसे दूर बैठता था, अब वो आपके साथ में बैठेगा। वो व्यक्ति भी अब इक्वल है आपके समय में। अब राजा वंश के माध्यम से नहीं, अब राजा जो चुना जाएगा वो वोट के माध्यम से चुना जाएगा, जिसमें वोट देने का अधिकार उस गुलाम को भी होगा, जिसको आप गुलाम कहते हैं उस व्यक्ति को भी होगा, और उसकी वैल्यू भी वोट की उतनी होगी जितनी आपकी होगी। तो एक कई बहुत लंबे अरसे तक मैं आपको बताना चाहता कि भारत में 1970 तक तो दूर दराज के ग्रामीण लोगों को ये तक नहीं पता था कि हमें वोटिंग राइट भी है, ये तक नहीं पता था 1970 तक के लोगों को। मैंने कई ऐसे व्यक्तियों से बात की, फिर जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनसे भी मैं मिला, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपको वोट डालने का पता लगभग समथिंग आप अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो कब पता चला आपको कि आपको वोट देने का अधिकार है, कि चुनाव भी होते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें तो लगभग 80 के आसपास हमें पता चला, कि नहीं तो हमसे तो दूर से कह देते थे कि कोई भी वोट डाल देता था किसी का, उस समय ये था। जरा समझिए, तो बड़ी स्थिति थी। अब कैसे, वो चुनौती थी। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्र के बहुलवादी चरित्र की जो समझ है, जिसमें भाषा, राष्ट्र की भाषाई नीति कैसे होगी, राजभाषा, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है,
क्यों नहीं है? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि किसको आप रखोगे? हिंदी को प्रेफर करोगे, परंतु भारतीय संविधान बेसिकली थोड़ा कुछ शब्दों में, आर्टिकल्स में इस बात को रेखांकित करता है, संविधान के भाग नंबर 20 में इस बात को रेखांकित करता है कि भारत की सरकार अर्थात संसद अर्थात पार्लियामेंट समय रहते हुए समय समय पर हिंदी लैंग्वेज के क्षेत्र को विस्तार देने का प्रयास करेगी, क्योंकि भारत में अधिकतर जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी लगा देती है दो बिंदी, तो इसलिए आपको हिंदी भी जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं कंफर्टेबल होने चाहिए। मैं कई ऐसे मित्रों को जानता हूँ, कई ऐसे व्यक्ति हैं, जब मैं कॉलेज टाइम में था तो ऐसे कई व्यक्तियों को जानता था जिनको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश आती थी केवल, और दूसरी भाषाएं नहीं आती थी। मैं बोला भाई बड़ी समस्या आपके साथ। तो मैं बोला आपसे बेटर तो मैं हूँ कि मुझको हिंदी भी आती है, थोड़ी पंजाबी, बिहारी, भोजपुरी, हरियाणवी, गुजराती मिक्स बोल देता हूँ मैं, बट आप तो कह रहे हैं इंग्लिश। तो थोड़ी बच्चे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और मैं उन पेरेंट्स से भी कहूँगा जिनके बच्चे बेसिकली कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोलते हैं, परंतु उनको हिंदी का भी वो ज्ञान दीजिए, क्योंकि अगर वो भविष्य में भावी IAS IPS बनेंगे तो उनको काम हिंदी भाषाई क्षेत्रों में करना है, अन्य क्षेत्रों में करना है, और उन लोकल लोगों से बात करनी है जो इंग्लिश को नहीं जानते हैं। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला, ये बड़ा ही मुद्दे आ रहे हैं। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, याद कीजिए, आंध्रा पहला एक ऐसा स्टेट बना था वर्ष 1953 में श्री पुट्टावी श्री रामाराजू के नेतृत्व में, जो उन्होंने आमरण अनशन किया था। तो लगभग 56 दिन तक वो रहे थे, फिर उसके बाद में उनकी डेथ हो गई थी। फिर जो हिंसा हुई तमिल और तेलुगु में, तो भारत सरकार को मजबूरी में आकर के वर्ष 1953 में ये बनाना पड़ा। फिर उसके बाद कई ऐसे कमीशन, वो पॉलिटी का देखो कनेक्ट हो रहा है यहाँ से, देखो अब यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट निकल रही है, टोटल पॉलिटी निकल रही है यहाँ से। उन लोगों को जो सामंतवाद और उपनिवेशवाद की चक्की में पिसते थे, सामाजिक न्याय प्रदान करना, वो लोग जो सामंतवाद और उपनिवेशवाद की चक्की में पिसते रहे, उनको न्याय दिया जा सके। जब आप प्रेम्बल पढ़ते हो तो वहां पर जस्टिस की बात 3 प्रकार से की जाती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। और ऐसी स्थिति में जो दरिद्र हैं, जो दमिश हैं, जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, मार्जिनल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, अनाथ हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, अब उनको, जो गुलाम हैं, जो सदियों से बेड़ियों में जकड़े आ रहे हैं, उनको कैसे आप स्वतंत्र रख सकते हैं, उसकी यहां पर चुनौती आपको देखने के लिए प्रतीत होती है। अब उनको सामाजिक में न्याय दिलवानी है, उनको सोशल जस्टिस आपको प्रदान करना है। जो सदियों से पिसते आए हैं, जिनकी समाज में एक ऐसी दुर्दशा विकसित हो गई, उसको हमें तोड़ना है, उनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करने हैं। इसीलिए तो भारतीय राज्य वेलफेयर स्टेट की सूची में जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना, जब भारत देश आजाद हुआ बच्चे, उस समय अगर आप देखोगे तो भारत के समक्ष एक ये बड़ी चुनौती थी, अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हमने किए। क्यों किए? जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत देश के सामने एक बड़ी चुनौती खाद्यान्न की संकट था। उन्नीस 1947 में हमारा विभाजन हो गया था। एक तरफ उत्तर पूर्वी पाकिस्तान बना, आज का पाकिस्तान, एक तरफ आप देखोगे उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है, उसमें भी एक समृद्ध क्षेत्र चला गया, जो कि खास तौर पर दुआब का रीजन था, जलोढ़ का मिट्टी, जहाँ पर गंगा अपना जल गिराती है, विसर्जित होती है, और जहाँ पर जाकर के
ब्रह्मपुत्र अपना जल गिराती है। वो एक तरीके से आप देखोगे मिच्योर क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के, वो वही रीजन है जहां पर अंग्रेजों ने सबसे पहले आप देखोगे आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। वही सिंधु का रीजन याद कीजिए, जो पाकिस्तान में चला गया, आज के पाकिस्तान उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में चला गया, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, पूरा का पूरा सिंधु बेल्ट आप देखोगे। भाई भारत को क्या ऊपर मिलता है, पंजाब से ऊपर, जम्मू कश्मीर के रीजन में, इधर हिमाचल प्रदेश तो अंदर आ जाएगा, बट इधर वाले रीजन में जो पंजाब से ऊपर, वहां पर कितनी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर हो रही है। पूरा का पूरा जो समृद्ध क्षेत्र था जहां पर एग्रीकल्चर गतिविधि की जा सकती थी, वो तो सब पाकिस्तान में चला गया, और जनसंख्या कम और उत्पादक की गतिविधियां अधिक। लेकिन भारत में जहां पर उत्पादन होता था, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होगी, उस क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से जनसंख्या इतनी है और फिर भी जनसंख्या बढ़ गई। केवल गंगा यमुना का दोआब, ये जो बेल्ट है तराई वाला रीजन, और खादर का जलोड़, पुरानी जलोड़ का जो रीजन है, ये उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, और बिहार पश्चिम बंगाल का जो बेल्ट है, हरियाणा का थोड़ा, ये पंजाब का, यही तो है। और पूरा संपूर्ण भारत की जनसंख्या का आपको भरण पोषण करना है। तो भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करना। इसलिए हमने कृषि सुधार किए, जिसमें चाहे वो जमींदारी उन्मूलन, भूदान आंदोलन किए। जब प्लानिंग कमीशन ने बनाया तो प्रथम जब पंचवर्ष योजना आई थी, तो उसका मूलभूत उद्देश्य था चकबंदी और हदबंदी, सीमाबंदी को बढ़ावा देना, ताकि जो व्यक्ति बेरोजगार है, जो जनसंख्या है, जो गुलाम थे, अब तक राजे रजवाड़ों के पास में रहा करते थे, गुलाम थे, दास थे, अब उनको दास से नहीं, अब उनको भारत के नागरिक से सम्मानित किया जाएगा, और एक उनका आत्म मूल्यांकन, और इसके साथ साथ अब उनको रोजगार भी देना है। तो चुनौती तो है। पहले कहाँ थे, दास थे, एक राजा के दौरे, एक सामंत के दौरे रहा करते थे, औपनिवेशिक शासन काल के छतरी के नीचे पल रहे थे, बढ़ रहे थे, वहीं पर थे। बट अब उनको आपको रोजगार देना है, कैसे? अब आपको उनके खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करना है, तो कैसे? अब उस स्थिति में स्टूडेंट्स ये बात देखने के लिए आई, तो भारत सरकार के समक्ष ये चुनौती थी। तो इसीलिए उन्होंने पट्टेदारी व्यवस्था, आप देखोगे, चकबंदी, हदबंदी, सीमाबंदी स्थापित की। लोगों को एक एक बीघे के पट्टे दे दिए, ताकि वो उसमें एक्टिविटीज कर सके, किसकी? एग्रीकल्चर, उत्पादन को बढ़ावा दे सके। भूदान आंदोलन हुए, हरित क्रांति, 2024 में हरित क्रांति के जनक को जो भारत में लेकर के आए, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सिंचाई विकास और नेहरूवादी आर्थिक मॉडल व आर्थिक नियोजन को बढ़ावा दिया गया। यहां पर नेहरू जी का आर्थिक मॉडल, ये लगभग महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर के कुछ तत्व और भगत सिंह के कुछ तत्वों को मिक्सराइज करता है। क्योंकि जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी की क्लास में इस बात को रेखांकित करोगे कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई थी तो उसका मोटिव क्या था? भारत में एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना, भारत में एग्रीकल्चर उत्पादन गतिविधि को बढ़ावा देना, भूमि का वितरण करना। और फिर उसके साथ साथ जब सेकंड पंचवर्षीय योजना आती है तो उसमें उद्योगों का विकास करना। और यही नेहरू जी का आर्थिक मॉडल था कि प्रथम दृष्टिकोण से हम एक्टिविटीज करेंगे। हम मतलब कि भारत की सरकार, भारत की संसद, भारत के समस्त संसाधनों पर अपना आधिपत्य रखेगी और विकसित करने का प्रयास करेगी। जब उस समय कंपनी खुलती थी 70 के दशक में, 60 के दशक में, तो प्यारे बच्चे उस समय पूरा खाने का, नहाने का, बच्चों के स्कूल का, शिक्षा का, हेल्थ का, स्वास्थ्य का और रहने का सब कुछ जो देखती थी वो कंपनी देखती थी, विद फैमिली। वो व्यक्ति तो छोड़ो जो काम कर रहा है, विद फैमिली को। तो ये नेहरू जी का मॉडल था कि हम
सामाजिक व्यवस्था को बना करके रखेंगे, समाज में सुधार लाने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, शिक्षा, खान पान, रहन सहन, रोजगार, भूमि, सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, मतलब कि समाज को केंद्र में। लेकिन उसके साथ साथ हम पूंजीवाद को भी थोड़ा बढ़ावा देंगे, इंडस्ट्री भी लगाएंगे। हम अगर स्कूल खोलेंगे, विद्यालय खोलेंगे, चिकित्सालय खोलेंगे, तो हम एक उद्योग भी लगाएंगे ताकि आपको रोजगार मिल सके और हम इकोनॉमी एक्टिविटीज़ गतिविधियों को आगे बढ़ा सके। तो वो इकोनॉमी की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब इकोनॉमी की आपसे चर्चा परिचर्चा होगी। एक और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत तो उपनिवेश रहा 250-300 वर्षों तक। अब स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से भारत की पहचान को कैसे स्थापित किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के सामने। जो आज के राजनेतागण उठा के पल्ला चल देते हैं, विदेशों की यात्रा करते हैं, कोई से भी देश में चले जाते हैं, तो प्यारे बच्चे उस समय जो कंडीशन थी उसको जरा फेस कीजिए। आपको कोई जानता नहीं है, आपकी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है, आप एक कंट्री के उपनिवेशी रहे हैं, आप गुलाम रहे हैं, आप पे शासन किया है। अब आपकी कैसे स्वतंत्र एकदम विदेश नीति होगी, सोवरेन आपकी एक ऐसी इंटरनेशनल पॉलिसी होगी, आपका मोटिव क्या होगा उस पॉलिसी को लेकर के। पंचशील का सिद्धांत दिया नेहरू जी का मॉडल आप पढ़ते, इस्माइल बुद्धा याद कीजिए। तो उस समय हमने खास तौर पर विदेश नीतियों में उन्हीं देशों को फोकस किया जो साम्यवादी और समाजवादी दृष्टिकोण को फॉलो कर रहे थे। उस समय हमारे अमेरिका के साथ में संबंध इतने प्रगाढ़ नहीं थे, उस समय हम नहीं कर सकते थे, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमें समाज में समाजवाद को बढ़ावा देना था। और उस समय आप देखोगे 70 और 60 के दशक में अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका विकसित राष्ट्र हो चुका था, उसको बाजार की जरूरत थी। वर्ष 1990 तक एलपीजी रिफॉर्म से पहले कि अगर हम बात कर लें प्यारे बच्चे, तो आप देखोगे भारत में अगर किसी के घर डॉलर भी मिल जाता था तो पुलिस पकड़ के ले जाती थी। इलीगल था, वो वैलिड नहीं था, चलता था आरबीआई के यहाँ, आपकी दुकान पे नहीं, आज सब में चलता है। आप किसी को भी दीजिए, कोई भी ले लेगा डॉलर, क्योंकि अब तो लीगल है, अलाउ कर दिया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो एक मूल्यांकन है सर, ओवरऑल हम व्यूज आपको दे रहे हैं, सॉरी व्यू दे रहे हैं कि हमारा जो दृष्टिकोण रहेगा पढ़ने पढ़ाने का वो क्या रहेगा, ताकि कल को कोई भी बच्चा ये कमेंट्स ना कर सके कि मिस्टर कुमार सर तो हवाबाजी कर रहे हैं। हवाबाजी मैं कतई नहीं करूंगा, आपको वो सारे तथ्य, वो बिंदुवार आपसे चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास करूंगा बच्चे, जो आपसे करना चाहिए। ये क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है, ठीक, ये क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। जो आपसे नेक्स्ट क्लास होगी और विभिन्न कालों में भारत की भौगोलिक अवस्थिति को हम सबसे पहले देखेंगे, और उसके पश्चात मैंने कहा ना कि मैं आपको हिस्ट्री मैपिंग के माध्यम से पढ़ाऊंगा। आपको इंडिया की मैपिंग ऐसे करवा दूंगा, बस जैसा मैं आपसे कहूं करते चले जाइएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सबसे पहले हम मैपिंग देखेंगे, आपको बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता, देखिएगा मैपिंग यहाँ पर दिख रही है, उत्तर वैदिक काल और वैदिक सभ्यता जो रही है वो कहाँ पर थी, क्या इसका मोटिव था, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ महाजनपद काल है, ये उनके बारे में लिखा हुआ है, महाजनपद काल कहाँ तक था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मौर्य काल था तो मौर्य काल में कौन कौन सी ऐसे रीजन थे, मौर्योत्तर काल था तो इसको आप जानोगे, गुप्त काल था, ठीक है। ये जब मैं आपको एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा बच्चे, तो उसके बारे में तब आपसे मैं चर्चा परिचर्चा ये करूंगा, ठीक है। इस पर परिचर्चा अलाउद्दीन खिलजी का काल तब था तो भारत की स्थिति क्या थी, ये था मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य। देखिए पूरे भारत में था मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य, ठीक है। तो ये सारी बाबर का ये साम्राज्य था, बाबर कैसे भारत की तरफ बढ़ा, अकबर का ये शासन काल था। देखिए कहाँ जा रहा है अकबर, काबुल कंधार, ठीक है, पहुँच गया कि नहीं, काबुल कंधार, उधर पूरा अफगानिस्तान में, उस समय अफगानिस्तान में भारत का पार्ट हुआ करता था, औरंगजेब इसका भी पूरा साम्राज्य रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपसे देखेंगे।
तो कल जो आपसे परिचर्चा होगी वो आधुनिक इतिहास का खंड नंबर पहले पर मेरी आपसे परिचर्चा होगी और इसमें हम 18वीं शताब्दी के भारत से आपकी तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, ये पुल आपको चर्चा परिचर्चा में करवाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही रहने देते हैं। तो कल जो आपसे परिचर्चा होगी वो परिचर्चा होगी आपसे आधुनिक इतिहास के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल पार्ट नंबर इसके 3 में। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। जितना करवा दिया है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और हिस्ट्री की बुक के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप विपिन चंद्रा तो पढ़ ही सकते हैं, बेस्ट बुक है। ठीक है, मैं इन 2 किताबों के आपको प्रेफर करूंगा। अन्यथा आप इनको नहीं पढ़ना चाहते हैं या फिर है नहीं, तो आप दृष्टि IAS की आती है क्विक रिवीजन करके बुक, नया एडिशन लीजिएगा, जो उसका नया एडिशन आया है मार्केट में। ठीक है, तो उसको आप लें और पढ़ें। बच्चे जितना हो सके सेशन को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, बताइएगा। और PDF पाने के लिए ठीक है तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो प्रीलिम्स की आपकी क्लासेस चल रही हैं उनका PDF का कई स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा है बच्चे, जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी वैसे वैसे आपको PDF हर क्लास का मैंने पर्सनली चेक किया है। ठीक है, कल तो मैंने देखा कि सभी जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबका PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया गया है। ठीक है, जैसे जैसे क्लास होती चली जाएगी वैसे वैसे आपको PDF वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। और ठीक है, और भी कोई अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है तो इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकता है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोनों का। और बस मैं इतना ही कहूँगा, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगले किसी क्लासेस में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।